Megan sir? Yes, sir. Yes, Mr. Amit, good afternoon. Have your seat. Mr. Amit, Yes, sir. basically from Lalitpur. हाँ sir. Okay. Now you are comfortable? Yes sir. Have you seated well? Yes sir. BSc with maths, defense, computer science, defense studies. Yes sir. सामाजिक मुद्दों पर उपन्यास पढ़ना. Which novel you have read latest one? सर मैंने तीसरी तारीख पढ़ा था. Which one? तीसरी तालीम. तीसरी ताली. जी सर. तीसरी तालीम. तीसरी ताली. ताली, जी Okay, सर. third key. यस सर. Okay, what is it? सर ये जो समाज के वंचित वर्ग है समलैंगिकों के ऊपर उनकी समस्याओं को लेकर उनको समाज में क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है उसके ऊपर प्रदीप सौरभ ने लिखा था. Oh, जी सर. that's very innovative work. हाँ सर. That's very innovative. One homosexual man जी सर. who is very defamed in our own times. Two are there. Can you tell me the name of both those guys? There are two people who are deeply defamed for this one. सर थोड़ा मेरी इंग्लिश भी मैं हिंदी में बोलता जी हूँ. सर. अभी वर्तमान में दो ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा सृष्टियों में भी रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध भी हैं, लेकिन वो दोनों जो अपनी होमोसेक्सुअलिटी के लिए इंडिया में बहुत बदनाम भी हैं. कौन है वो दोनों? सॉरी सर मैं नाम दोनों में से एक भी. जी सर अभी तो याद नहीं आ रहा. अच्छा, होमोसेक्सुअलिटी पर हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट है? सर उनका सर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार समलैंगिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है? जी सर. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि हाल ही में जैसे समलैंगिकों का अधिकार आईपीसी की धारा 370 को कैंसिल किया गया था. 377. ओके. जी सर. तो इसके तहत उन्हें समानता का अधिकार दिया गया था. हालांकि उन्हें विवाह का उत्तराधिकार इससे संबंधित अधिकार अभी हालांकि नहीं मिले हैं. बाकी के जो फंडामेंटल राइट हैं हालांकि कई दशकों तक जो उन्हें नहीं मिले थे उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये Fundamental right is granted to every citizen. That's not the question. What kind of rights, what kind of the rights that have been protected by Supreme Court? Fundamental rights are given to every citizen of our nation. What are those rights that have been protected? If you, according to you, that Supreme Court has protected. What are those rights? थोड़ा सर वो आप कह रहे हो, देखिए मूलभूत अधिकार तो सबको मिले हैं, सभी नागरिक को समान रूप से. तो आप बोल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके अधिकारों की रक्षा की है और आपने मूलभूत कहा तो मूलभूत तो सबको दिए. कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनको स्पेसिफिकली होमोसेक्सुअल पीपल को प्रोटेक्ट करना या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है? सर जैसे अनुच्छेद 21 के तहत साथ में रहने का अधिकार समलैंगिकों को जो कि समाज उन्हें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता था. लिविंग टुगेदर. जी सर. लिव इन रिलेशनशिप. हाँ सर. अच्छा, मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूँ कि आप जो है ये आप तो नावल भी पढ़ रही हैं, बहुत सारे डायमेंशन उसमें आए होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक कॉमन मैन परसेप्शन है ना, आइसोलेटेड कॉमन मैन पर्सन, वो किसी उसका अपना अप्रोच होता ही होगा, है ना, सबके अपने इंडिविजुअल एलिमेंट को पर्सपेक्टिव. आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव. सर मेरे हिसाब से जो अधिकार सभी व्यक्ति को है वैसे ही तृतीय लिंग को भी मिलना चाहिए. कौन से अधिकार? जी सर विवाह का अधिकार. सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप टू द सेम जेंडर. whether they are the homosexual, male or the lesbians.
हाँ। You are granting, you are recognizing, and you are giving legitimacy to the physical relation, particularly the sexual intercourse in between two male or two female. And you are also granting or recognizing or giving legitimacy to live them together for their own sexual intercourse. मैं हिंदी में बोलूँ इसको? जी सर, नहीं सर, मैंने सिंपल इंग्लिश यूज किया। हाँ हाँ, तो मेरे को बताओ कि आपको लगता है कि आपका व्यू पॉइंट ये क्या, ठीक है, नथिंग रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग विद इट, और इज देयर समथिंग रॉन्ग विद इट? तो समझ लीजिए। आपको लगता है कि इनमें कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई बुराई नहीं है, जी सर। या कोई बुराई है? सर मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। ऑलराइट, so now I will come to your last segment. Now sir will be discussing with you, and then we will be discussing on some other issues. Okay? आपने ग्रेजुएशन कब किया था? सर 2014। जी सर। फिर अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी फ्रीलांसिंग में एवोल्यूशन का काम करता हूँ, साथ में अपनी स्टडी भी करता हूँ। अच्छा, जी सर। तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गई? हाँ सर, समय तो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इस बीच में तैयारी बराबर चलती रही, और बीच में सर कोरोना का फेज भी आया। कोरोना तो 1-2 साल ही था। हाँ सर, तो उसकी वजह से भी घर पे थोड़ा रहना पड़ा, और इसी में सर बराबर तैयारी, जैसे कि 2-3 स्टेट का एग्ज़ाम भी देना हो, UPSC का अटेम्प्ट भी देना हो। तो अगर इस बार भी नहीं हुआ फिर क्या होगा? सर अभी सर 1-2 बार और ट्राई करूँगा, क्योंकि हाल ही में भी 1-2 इंटरव्यू मैंने दिए हैं, UPPCS का भी दिया था, MP का भी दिया था। तो सर कुछ ही नंबरों से रुका, तो 1-2 बार और सर अच्छे से मेहनत करूँगा। नहीं होगा तो सर कुछ कोई भी मतलब जो ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि ये UPSC या स्टेट PCS का जो ये क्रेज है जो भारत के युवाओं में, खासतौर पर नॉर्थ इंडियंस में, तो ये बेरोजगार बना रहा है, जो ज़िंदगी में कुछ और भी नहीं कर पाते। जैसे आपकी भी एज 32 हो गई है, अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी है, और लग भी सकती नहीं भी लग सकती, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? सर एक्चुअली एक सरकारी जॉब के प्रति युवाओं का भी रुझान है, साथ ही समाज का भी एक है कि अगर सामाजिक प्रतिष्ठा का भी एक विषय बन जाता है, इसलिए तो सभी युवा इसकी तैयारी करते हैं। सभी युवा लगभग नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ही क्रेज है इसका? जी सर। क्यों? सर सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है समाज में। तो वहाँ क्यों नहीं है? और जगह साउथ में भी तो होना चाहिए ना प्रतिष्ठा का विषय। जी सर, लेकिन सर वहाँ पे एक्चुअली जैसे कि स्टार्टअप वगैरह हो या फिर बिजनेस का हो, यहाँ पे सर शुरुआत से ही एक रुझान देखा गया है समाज में, और एक जॉब सिक्योरिटी का भी देख लेते हैं लोग। जैसे कई लोग कहते हैं कि इसकी एज को 27 कर दी जाए या 29 कर दिया जाए, मैक्सिमम 2 या 3 अटेम्प्ट दिए जाए, क्या ये ज़्यादा एफिशिएंसी लाने के लिए ठीक नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ सर, कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। फिर आप तो बाहर हो जाओगे इससे। लेकिन सर ऐसा होना चाहिए कि UPSC का अटेम्प्ट 28 साल तक हो, उसके बाद PCS का हो, ताकि युवा एक समय तक ही तैयारी करे, उसके बाद अपना कुछ जॉब वगैरह या फिर स्टार्टअप जो भी करना हो। स्टार्टअप नहीं मिल पा रहा यूपी में, है ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं है। युवाओं का बेसिकली देखा जाता है कि उनमें से जोखिम लेने की एक प्रवृत्ति नहीं होती। दूसरा सर, घर वालों की तरफ से भी एक फाइनेंशियल लिमिटेशन होती है। तो जैसे हम स्टार्टअप की बात करते हैं ना, तो गवर्नमेंट के उस पर आपने देखा कभी कि कौन कौन सी अभी प्लान चल रहे हैं यूपी में जो, या इंडिया में, जो स्टार्टअप को बढ़ावा देते हैं? एक सर स्टार्टअप मिशन ही है। अच्छा, क्या है इसमें? इसमें सर अगर किसी व्यक्ति को स्टार्टअप शुरू करना है तो सरकार द्वारा फंडिंग दी जाएगी। कितनी? तो उससे याद नहीं। अच्छा, और सर उत्तर प्रदेश सरकार भी चला रही थी, एक स्टार्टअप पॉलिसी भी आई थी 2022-23 के समथिंग। क्या थी वो? अभी कौन सी पॉलिसी चल रही है? जैसे मान लो आपको अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तरीके से कुछ रोजगार खोजना है, तो आपको गवर्नमेंट कहाँ पे सुविधा दे सकती है? सर उनको जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना स्कीम के तहत भी सरकार फंडिंग करती है। जैसे 15 लाख रुपए करीब 100 बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना है तो सरकार द्वारा आपको फंडिंग की जाएगी। अच्छा, और भी सर जैसे ODOP योजना होती है,
उसमें है कुछ सरकारी योजनाएं हैं? सर ओडीपी खुद एक सरकारी योजना है। नहीं वो तो है, उसमें तो मतलब फाइनेंशियल क्या सपोर्ट है गवर्नमेंट की ओर से? सर उसमें आपके जो पारंपरिक उत्पाद हैं उसको ब्रांडिंग करने के लिए, बाजार में पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा फंडिंग की जाती है। जैसे कि व्यापार मेला में स्टॉल लगाना, कुछ रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, अगर जैसे मैं आपसे कहूँ यूपी के बारे में कि आप यूपी को अगले 10 साल में कहाँ पे देखते हैं, पॉजिटिव सेंस में बताते हैं? सर 10 सर को हो सकता कि सर महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की जीडीपी दूसरे नंबर पे है, तो 10 साल और हो सकता है कि नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश की जीडीपी आएगी। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? किस बेस पे आएगी? सर अभी दिख रहा है तो जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ओएमओ साइन हुआ है। ये 2017 से करीब 7-8 गुना है, तो जिस हिसाब से ये रेशो बढ़ रहा है, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बढ़िया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ऐसा है, लेकिन ये सब बहुत सारे इसमें लिखा गया है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ तो यूपी में ही है। फिर तो सर इसके साथ 2 पहलू हो सकते हैं कि हो सकता है कि रिपोर्टिंग दर भी बढ़ गई हो। लंबी सर रिपोर्टिंग दर जो अच्छा। अपराध हो रहे हैं, हाँ। रिपोर्टिंग दर भी बढ़ गई हो, और सर यूपी में जनसंख्या भी ज़्यादा है बजाय कि अन्य राज्यों की। ठीक है, और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रीय औसत से कम ही महिला अपराध दर है। सबसे ज़्यादा कहाँ महिला अपराध है राष्ट्रीय औसत से? सर भी याद नहीं। अच्छा, और तीसरी चीज़? सर सरकार की नीतियाँ वो नहीं, एक तो बताया आपने कि जीडीपी मतलब इकोनॉमी में आगे जाएंगे, जी सर। दूसरा हम क्या आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कम हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है जो पॉजिटिविटी आप जो पॉजिटिव हाँ सर उत्तर प्रदेश में जल परिवहन की काफ़ी संभावना है। जल परिवहन की जी सर। किस टाइप की? सर नेशनल वाटर वे जो 11 है, अगर इनको पूरा कर दिया जाएगा तो हो सकता है सर समुद्र से लिंक बढ़ जाएगी और लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी, जिससे इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ेगा और औद्योगिकरण भी बढ़ जाएगा। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? सर संभव तो है। ये सर नेशनल वाटर वे बंद पर काम सर शुरू हो गया है, वाराणसी से हल्दिया तक शिपमेंट शुरू हो गए हैं लगभग। अच्छा, जैसे कि एक क्रूज था गंगा विलास, उसके माध्यम से। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियाँ क्या देखते हैं यूपी जो 10 साल बाद भी आपको लगता है कि चैलेंज रहेगा यूपी के लिए? सर एक जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या दबाव जो कंटिन्यू बढ़ रहा है की वजह, और सर प्रादेशिक असमानता बुंदेलखंड और पूर्वांचल को लेकर पूर्वांचल वो बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी। तो चैलेंज कैसे हुआ फिर? सर अपेक्षाकृत कम, अपेक्षाकृत जो अच्छा। पश्चिमी यूपी है और उसकी अपेक्षाकृत। जैसे अभी कहते हैं ना, हमने कहा कि जनसंख्या ही दबाव हो जाएगा यूपी में, कुछ लोग तो कहते हैं कि जो जनसंख्या लाभांश की हम बात करते हैं यूपी को मिलेगा, जनसंख्या को पॉजिटिव रूप पे लेते हैं बहुत सारे लोग, आप तो उसको चैलेंज के तौर पर ले रहे हो। सर चैलेंज भी है एक प्रकार से। चैलेंज ज़्यादा है कि सर जनसंख्या लाभांश ज़्यादा है, हाँ, लेकिन अगर उचित दिशा में काम नहीं किया, जैसे कि कौशल विकास अगर नहीं हो पा रहा है, तो सर ये चैलेंजेस ही बन जाएंगे। आप अपने मन से बताओ, दिल से क्या ख्याल आता है क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन में बर्डन हो गया है कि उसका कुछ पॉजिटिव फायदा होगा आगे वाले टाइम में? सर आगे वाले टाइम में तो फायदा ही फायदा होगा। जी सर। तो क्योंकि और तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, और जनसंख्या अगर बढ़ाई जाए तो? जैसे जनसंख्या बढ़ाई जाएगी तो सरकारी जो दबाव, सरकारी राजकोष पे दबाव बनेगा, जैसे कि शिक्षा पर व्यय करना पड़ेगा ज़्यादा, हेल्थ पर करना पड़ेगा, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपका कौन सा एरिया है यूपी का पसंदीदा जहाँ पे आप ज़्यादा रुचि रखते हो? सर बुंदेलखंड वाला एरिया ज़्यादा है। बुंदेलखंड में उद्योगों के बारे में बताओ मुझे कुछ जो अभी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। सर बुंदेलखंड में जो सर जैसे बुंदेलखंड में भी हाल ही में रक्षा कॉरिडोर शुरू किया गया, उसके तहत रक्षा क्षेत्र में MSME की स्थापना की जा रही है और बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं। जैसे
इसके अलावा सर जो सोलर प्लांट के माध्यम से सोलर प्लांट भी लगाया जा रहा है। और बाकी सर जो लघु उद्योग हैं काफ़ी जो ODUP की तरह आते हैं, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेके या कुछ जैसे दूध डेयरी वगैरह। अमित, अभी 125 डेज एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल एरियाज के लिए एक्ट पास हुआ। कौन सा एक्ट था वो? BV राम BV राम जी सर। स्टैंड्स फॉर क्या है इसका मतलब? सर विकसित भारत के लिए सर BV ग्राम जी विकसित भारत ग्राम रोजगार। क्या है इसके अंदर? सर इसके तहत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। और दूसरा एक जैसे कृषि में कटाई के समय 60 दिन का ब्रेक दिया गया है, ताकि कृषि की कटाई के समय कटाई और बुआई दोनों है कि केवल कटाई? सर कटाई बुआई दोनों। ठीक है। और सर इसमें सर राज्यों की हिस्सेदारी भी बढ़ा दी गई है। कितनी कर दी गई? पहले कितनी थी, अब कितनी है? पहले सर 10% थी, अब बढ़ा कर 40%। आप श्योर हैं ये पहले 10%? सर श्योर। अच्छा, अभी बजट पास हुआ तो ये इस योजना के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया? अच्छा, ये जो BV जी राम जी है, इसमें जो काम करते हैं लोग, क्या काम करते हैं? सर इसमें ग्राम पंचायत के तहत ग्राम में जो जैसे कि तालाब खुदवाना हो, सड़क, नहर आदि संबंधित कार्य किए जाते हैं। यूपी में इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं? जी सर। कौन से कॉरिडोर? रक्षा उद्योग गलियारा। कहाँ से कहाँ तक? सर ये सर चित्रकूट से झांसी, अलीगढ़, ये सर 6 नोड हैं। 6 नोड चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, आगरा। अच्छा, यूपी में सेमीकंडक्टर के लिए भी एक बड़ा समझौता हुआ है। कहाँ पर है सेमीकंडक्टर का, क्या स्कोप है अभी और किसके साथ हुआ है? तो ये तो नहीं पता किसके साथ में, पर आगे जितनी भी प्रौद्योगिकी हैं इंटरनेट से रिलेटेड, डिजिटल तकनीकी, उन सभी से सेमीकंडक्टर का काफी स्कोप है। साइंस बैकग्राउंड से हो आप? सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, एक्सप्रेस वे इतने सारे बना रहे हैं यूपी वाले, तो एक गंगा एक्सप्रेस वे भी कहाँ से कहाँ तक जाता है? सर ये मेरठ से प्रयागराज तक कितने किलोमीटर? सर ये 594। अभी इसके एक्सटेंशन की बात की है जी सर, इसको बढ़ा के बिहार तक ले जाने की बात चल रही है। बिहार में कहाँ तक? जेटली। अच्छा, ये जो मेरठ से जाएगा प्रयागराज तक, तो कौन से शहरों से गुजरेगा ये? प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में आता है? सर पूर्वांचल में आता है। एक समस्या और हमने देखी है प्रयागराज में या उत्तर प्रदेश में, कि वेस्ट जो उत्तर प्रदेश है वो तुलनात्मक ज़्यादा विकसित है और ईस्ट वाले उत्तर प्रदेश की तुलना कम है। ऐसा क्यों? सर इसके काफ़ी रीजन है। पहला सर यहाँ पे हरित क्रांति जो पश्चिम यूपी में ही शुरू हुई। दूसरा NCR से लगा हुआ क्षेत्र है। तीसरा सर यहाँ पर सर इन्वेस्टमेंट भी शुरुआत में ज़्यादा आया। तो जानना है कि क्यों ऐसा हुआ? अवसंरचनात्मक ढांचा पूर्वांचल से बेहतर था। हरित क्रांति भी यहीं पर हुई सर, और जो दिल्ली के उद्योग थे वो शिफ्ट हो गए सर आसपास के NCR एरिया में जो आए, क्योंकि पश्चिम यूपी में। एक आखिरी सवाल, नोएडा की फॉर्म बताओ। ठीक सर, Shamir, only one question, and the brief answer is expected only in 3 lines. You have mentioned that you have a quality of leadership. So, what are the constraints that determine the quality of leadership?
मैं हिंदी में बोल दूँ। नेतृत्व क्षमता, कौन से ऐसे तत्व हैं जो नेतृत्व क्षमता को सुनिश्चित करते हैं? सर पहला कि अपने जो अधीनस्थ हैं उनसे आप अपनी बात कैसे मनवा पाते हैं, उसकी क्षमता मनवा पाते हैं। हाँ सर, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता के तहत आप उनको कैसे अपनी बात पर एग्री कर सकते हैं। ओके जी सर। दूसरा, आप उनकी बातों को कितने जल्दी समझ लेते हैं, उनकी भावनाओं को समझने की क्षमता। ओके जी सर। और बस ये सोच ओके ओके मिस्टर अमित, I think we have interviewed you sufficiently, sir. Yeah. So, Mr. Amit, now your formal interview is over now, and now sir will be giving you the feedback, and both of the sir, I will come to you at last. कब इंटरव्यू आपका? सर 16 तारीख। अच्छा, 2-3 दिन बाद में। हाँ सर। देखो, आपकी जो पर्सनालिटी है और आपका जो बोलने का तरीका है उसमें क्या डिफरेंस क्या है? सर वो लाइन नहीं आ रही है बोलने में। हाँ, स्लो बोलते हो थोड़ा सा ना, मतलब आप SDM लगते हो एक्चुअल में, बताऊँ आपको, स्मार्ट बंदे हो आप, लेकिन बोलने में आराम से तुम जो थोड़ा सा जोश तो नहीं आ पा रही है। थोड़ी घबराहट सी होती है। हाँ, तो घबराहट यार, ये यही तो कम करना है। आप अच्छे खासे हो, आपको आपकी प्रेजेंस को देख के ही पॉजिटिविटी आती है कि ये बंदा स्मार्ट तो होगा। नहीं, आपको भी लगता होगा, फील होता होगा बाकी लाइफ में। अब वही है ना, फिर बात होती है तो फिर वो थोड़ा सा जोश कहाँ से आएगा? नॉलेज तो छोड़ो, नॉलेज का क्या है ना, नॉलेज तो आपका यहाँ तक पहुँच गया, नॉलेज तो है ही, आपको ऐसा थोड़ी कि नॉलेज नहीं, नॉलेज है, डिलीवर करना है थोड़ा सा, डिलीवर भी कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे फिल्मों में नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, हाँ मतलब थोड़ा सा अगर आप जोश बढ़ा सको अपने आप को, थोड़ा सा आप 2-4 दिन में, 16 तारीख को आपका इंटरव्यू है, नॉलेज जहाँ नहीं है तो कितनी बढ़ा लेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, 2-4 कहीं जब लगता होगा आपको जो चीज़ें हैं आपके सब्जेक्ट को लेके थोड़ा ये बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम जाते समय अपने अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाएँ। आपकी जो स्मार्टनेस है, जो आपको गिफ्टेड है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये है मेरे हिसाब से, बस इसको यूज़ करो आप थोड़ा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? करना वरना कुछ नहीं, मतलब जैसे आप बात करो थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से, और थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, कॉन्फिडेंस चेहरे पे, वो आप ही को करना पड़ेगा। जी शीशे के सामने बैठ के थोड़ा सा कैसे आप नॉर्मल कैसे आप बात करते हो और यहाँ पे कैसे आप बात करते हो, हालांकि जैसे नॉर्मल करते हो सेम तो वैसा होगा नहीं, घबराहट तो सबको होती है, हाँ सर। ऐसा थोड़ी कि हम कोई रेस्टोरेंट में जा रहे खाना, तो घबराहट को थोड़ा जो हो रही है ना, उसको थोड़ा सा आप अपना सेल्फ असेसमेंट करके अपने अंदर की जो पावर है उसको दिखाओ थोड़ा सा, है ना सर? अमित, पहले तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम अम्पियर हो रहे होते हैं बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड चलती है, तो उनको मत चलाओ। इंटरव्यू में अपियर हो गए हो, अब आप कुछ और भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सामने में कुछ और भी सोच रहा हूँ, तो हम तो 100% दे ही नहीं रहे ना, वो बंद करो, चलता रहता है ना, हाँ तो वो बंद करो। एक काम करो, बस यूपी को थोड़ा और ब्रशअप कर लो, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, और ज़्यादा सोचो मत, सोचोगे तो अब चीज़ें अच्छी नहीं होंगी और बहुत पढ़ने के पीछे बनना होगा, तो जस्ट रिवाइज और थोड़ा पॉजिटिव, उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ सर। देखो 2-3 बातें, पहले तो पहली बात तो सर ने आपके एग्जैक्टली डायग्नोस किया और एग्जैक्टली सजेस्ट भी किया, राइट? पैमा फेसी आपको देख के जो इम्प्रेशन आता है वो आप मेंटेन नहीं कर पाए। He has diagnosed you exactly and also suggested you what has to be suggested. Point 1. Before I give you your feedback, मैं अभी दोनों सर की बात जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और दूसरे सर ने आपको जो बोला कि आप ओके ऑलराइट, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, 2 भी दिमाग में हो सकता है, बट द थिंग इज कि ये तो अभी मैंने दोनों सर के कमेंट पर अपना व्यू पॉइंट दे दिया, और अब मैं आपको आपके फीडबैक
आपके क्वेश्चंस और सजेशंस। तो मैं पहले चाहता हूँ आप अपने क्वेश्चंस पूछिए और जल्दी जल्दी फटाफट। सर एक सर ये फ्लुएंट नहीं आ पाता है, थोड़ी सी रुक रुक के आती है। ठीक है। दूसरा है सर कि हेजिटेशन तो होती ही है, Sorry? थोड़ी हेजिटेशन तो होती है सर। ओके, बस सर यही दिक्कत है। ठीक है, मैं फटाफट दोनों सवाल को एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देता हूँ। मिस्टर आमिर, देखो सीधी सी बात है, हम कहीं भी जाते हैं है ना, आप एयरपोर्ट भी जाते हैं तो पहली बार सब कुछ होता है, आपको लगता है चेकिंग पॉइंट कहाँ होगा, है ना, वो बोर्डिंग पॉइंट कहाँ है ना, और अभी कहाँ वेट करना है, कितने मिनट वेट करना है, फिर चेकिंग पॉइंट कौन सा होगा, तो सब कुछ नहीं। आप तो सब वहाँ भी थोड़ी बहुत तो एंजाइटी होती है ना, प्लेन छूटने का डर होता है ना, डॉक्यूमेंट्स का डर होता है, कुछ भूल ना गए हो, सिक्योरिटी कंसर्न होता है, मतलब आप एयरपोर्ट भी कुछ करोगे वो तो थोड़ा एंजाइटी होता है ना। सर ने रेस्टोरेंट का एग्जांपल है, लेकिन मैं वहाँ भी बोलूँगा, आप अभी किसी ला मेरिडियन जाओ, आपको एंजाइटी होगा या नहीं होगा? जाके देखो 5 स्टार में जाओ कि आज मुझे 5 स्टार में डिनर करना है, और जाओ देखो गेट से लेके आपको वहाँ तक डाइनिंग टेबल तक अगर एंजाइटी ना हो तो क्या बात कर रहे हैं? देखो बात ये नहीं है, बात ये है कि हाउ टू ओवरकम दैट एंजाइटी, दैट्स अ मैटर ऑफ बेबी। एंजाइटी तो हर जगह होती है, कंट्रोल। हाँ, द पॉइंट इज हाउ टू कंट्रोल इट। कहीं भी होगी, अभी एक अच्छे से ब्यूरोक्रेट को बोल दो वहाँ पैदल जाना है, उसको एंजाइटी हो जाएगी कि कहीं मेरे को कॉमन मैन कुछ ना बोल दे, उसको इसी बात की एंजाइटी हो जाएगी कि मैं सिक्योरिटी हूँ, मुझे पैदल जाना है, वहाँ कोई कुछ बोल ना दे, कॉमन प्लेस पे जा नहीं सकता। That's the point. Sub point. That is not the question. The question is how to cope up with it, how to overcome it. ठीक है, आप सजेशन तो फीडबैक भी मोरलेस आपको मिल गया है, क्वेश्चंस भी मैंने आपसे ले लिए, अब आपको सजेशन दे दूँ। सिर्फ एक सजेशन है, align your mental process with your physical personality. आपके पास भगवान ने आपको फिजिकल पर्सनालिटी दिया है, आपको मार्क्स देना चाहेंगे। सर ने SDM बोला, मैं SDM तो ठीक बोला हूँ, लेकिन उनको लगे चलो अगर इतना नहीं तो ये डिटेल्स भी तो हो जाएगा, मैं पकड़ा तो मार्क्स तो देना चाहेंगे। पर द पॉइंट इज आप कितना लेते हैं तो देखो आप अपना कॉन्फिडेंस कब है रिजर्व इंटरव्यू 16 को आज से 11 देखो, नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, खाली यूपी की एक्सप्लोर करो, 4-5 घंटे खाली ये स्क्रीन देखो और मस्त रहो, खाना अच्छे से खाओ, साउंड स्लीप लो और मस्त रहो, खुश रहो। और सजेशन क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। उसके लिए मैं बलकर भाषा में अगर बोलूँ, तुम आपको रूम बंद करके के दीवार के सामने जोर बोलना है, चीखना है, जो करना है करो, बट रेज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। That's it. This is one sentence suggestion. This is one and only one. Raise your confidence level. Your appearance is very good. You are having so sound physical personality. But what you need to do is to cope up with the mental process. वो आपको करना पड़ेगा। और आपके लास्ट सवाल का जवाब देखो, रूपरेखा तो बोलना तब तक बना रहेगा जब तक वो सेल्फ बिलीव और भीतर से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। इसके लिए अगर आपको चीखना भी पड़ता है तो चीखो, जोर से बोलना पड़ता है तो शाउट करो, जो करना पड़ता है करो, लेकिन बोलो नो आई कैन डू इट, आई डिजर्व इट, वन पोस्ट इज माइंड एंड आई डिजर्व हायर मार्क्स, इतना ही कर सकते हो वहाँ से। दिस इज द वे टू वैल्यूएबल थिंग। ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छा कर जाओ, ओके।